नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्मों के लिए समानता, मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा। औरा तालुके में वनमारपल्ली चेकपोस्ट पर एक लॉरी से 1596 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक में बिजली उत्पादन बढ़ाकर 60 किलो मेगावाट होगा। डीए मामला, कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच शुरू की। आजमगढ़ को पीएम मोदी की सौगात, एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। भोजपुरी में क्या बोले पीएम मोदी। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कांग्रेस ने जताई चिंता, लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। अब समाचार विस्तार से। बीदर नगर के कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति बीदर जिला इकाई की ओर से शनिवार शाम 6 बजे धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण के लिए एक बड़े सम्मेलन का उद्घाटन समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एचसी महादेवप्पा ने किया। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एचसी महादेवप्पा ने भाषण दिया और स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को लोकतंत्र की दीक्षा दी। संविधान ने घोषणा की कि सभी समान हैं और सभी के लिए समान प्रगति और सभी के लिए समान सुरक्षा है। इसने इस भूमि में सभी धर्मों को समान दर्जा और सम्मान दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि असमानता पैदा करने वाले धर्मों के कार्यों को दंडित किया जाए। धर्म का अंधापन दमनकारी अत्याचार का निवारक है। विश्व संगठन ने कहा है कि भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। हम भारतीय सवाल उठा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना हमें हमारे दैनिक जीवन की प्रगति से अवगत कराती है। संविधान के 75वें वर्ष के बारे में छात्र छात्राओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का काम राज्य सरकार कर रही है। इस भूमि पर जो गरीब और असमानता व्याप्त है, उसे मिटाने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। जिला प्रभारी वन जय पर्यावरण मंत्री जी ईश्वर खंडरे ने मुख्य अतिथि के रूप में बात की और सरकार ने बसवन्ना को एक सांस्कृतिक नेता घोषित किया, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में व्यावसायिक साहित्य के माध्यम से समान समाज के लिए लड़ाई लड़ी। गारंटी से गरीबों की आशा, संविधान पढ़े और राजनीति करे, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪರ್ಯಂತ ಈ ದೇಶದ ಕೋಮುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ, ಮತಾಂಧತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾದಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। एनसीबी बैंगलोर और बीदर जिला पुलिस ने औरा तालुके में वनमारपल्ली चेकपोस्ट के पास एक लॉरी जो आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी, ड्राइवर के मार्ग को बदलकर कर्नाटक में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए चेकपोस्ट के पास जांच की गई और लॉरी में 1596 किलोग्राम का प्रतिबंधित गांजा जब्त किया गया, जिसको पुलिस में जांच के दौरान जब्त कर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिजली की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगले 7 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन मौजूदा 32,000 मेगावाट से बढ़ाकर 60,000 मेगावाट हो जाएगा। वर्तमान में 63% बिजली का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से होता है और बाकी पारंपरिक स्रोतों से होता है। किसानों को 3 चरणों में 7 घंटे बिजली दी जा रही है। कुसुमा बी और सी योजनाओं के तहत 80% सब्सिडी केंद्र से, 30% और राज्य से और 50% के साथ किसान सौर सक्षम आईपी सेट स्थापित करने में सक्षम होंगे, जहां मोटर, मीटर, पैनल और तार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र और सशक्त बनने के लिए अधिकांश योजनाएं बनानी चाहिए। वह कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में केपीटीसीएल पंप स्टेशन पर रैत सौर शक्ति मेला ऐप और सौर पैनलों के शुभारंभ पर बोल रहे थे। सरकार किसानों को खेती और निर्यात बढ़ाने में भी मदद करेगी। पिछले दशक में किसानों की जोत में भारी कमी आई और वही खेती योग्य क्षेत्रफल भी घट गया। उन्होंने कहा, इसीलिए सरकार किसानों को एकीकृत खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ कथित तौर पर 74.93 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने विवरण स्थानांतरित करने के उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया और राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति वापस लेने तक उसके द्वारा की गई जांच के रिकॉर्ड लोकायुक्त के जांच अधिकारियों ने विभिन्न एजेंसियों को नोटिस जारी कर शिव कुमार की संपत्तियों, आय और व्यय का विवरण मांगा है।
हालांकि लोकायुक्त के अधिकारियों ने उन विशेष एजेंसियों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिनके लिए नोटिस जारी किया गया था और जांच का विवरण देने से इनकार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद अब तक की गई जांच का विवरण स्थानांतरित करने के लिए सीबीआई को लिखा था, क्योंकि वे जांच के लिए आवश्यक प्राथमिक दस्तावेज हैं। हालांकि सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। पिछली भाजपा सरकार ने 25 सितंबर 2019 को शिव कुमार के खिलाफ डीए मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति दी थी। हालांकि कांग्रेस सरकार ने 28 नवंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सहमति वापस ले ली और बाद में 22 दिसंबर 2023 को मामला जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस को स्थानांतरित किया गया। हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने राज्य सरकार द्वारा मामला स्थानांतरित किए जाने के लगभग 50 दिन बाद फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में एफआईआर दर्ज की। मंड्या लोकसभा सीट के संबंध में भाजपा के शीर्ष नेताओं के फैसले का उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी समर्थित मौजूदा निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश और उसके गठबंधन सहयोगी जेडीएस दोनों टिकट के लिए मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, जबकि जेडीएस ने भाजपा नेतृत्व को बताया है कि वह अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है। बहुभाषी अभिनेत्री से नेता बनी सुमलता ने भी मैदान में उतर दिया और राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीएस इस सीट पर दृढ़ है, जो बेंगलुरु और मैसूर के बीच स्थित है, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में वोकलिंगा समुदाय का वर्चस्व है, जो उसका मजबूत मतदाता आधार है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की अध्यक्षता वाली पार्टी उम्मीदवार पर निर्णय लेने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में पहले ही कई दौर की बैठकें कर चुकी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव से पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी कई राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच 9 मार्च को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, वहीं 10 मार्च को प्रधानमंत्री आजमगढ़ जिले में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हजारों करोड़ों की लागत से बने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही आजमगढ़ में एयरपोर्ट और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काम हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। बड़े मेट्रो शहर जितने हकदार हैं, उतने ही छोटे शहर भी इस विकास के लिए अधिकारी हैं। हम प्लानिंग को ध्यान में रखकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में विकास किया जा रहा है। सबका साथ और सबका विकास, यही विजन है। डबल इंजन सरकार का यही मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों और उद्यमियों के लिए सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपए से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो सरकार चलाते थे तो गन्ना किसानों के तरसाते और रुलाते थे। उनका पैसा यहाँ का वहाँ का कर दिया जाता था। कई बार तो उन्हें पैसे तक नहीं मिलते। भाजपा सरकार ने आज गन्ना किसानों के हजारों करोड़ के बकाये को पूरा करवाया है। इसी यूपी में चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बिकते और बंद होते देखा है। अब चीनी मिलें खुल रही हैं और गन्ना किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। अकेले आजमगढ़ में ही करीब 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की न केवल तकलीफ उठाई, बल्कि यहां की छवि खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस घटनाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण दिए जाने की बात कही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि अगर संस्थाओं की बर्बादी को ही नहीं रोका गया तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। खड़गे सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकायुक्त चुनाव की घोषणा नहीं होनी है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि हम अपने स्वतंत्र संस्थाओं की सुनियोजित बर्बादी को नहीं रोकते हैं तो तानाशाही द्वारा हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ध्वस्त होने वाली आखिर की संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा कि निर्वाचन आयोग के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेहत के लिए यह बेहद चिंताजनक बात है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। मुंबई के कई बड़े अधिकारियों को बीते दिनों अज्ञात शख्स की तरफ से ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में अधिकारियों को धमकी दी गई थी कि हाईली सेंसिटिव स्थानों पर धमाका किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस धमकी भरे मेल में आरोपी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर 12 मार्च धमाका करने का जिक्र किया था। बता दें कि 12 मार्च के दिन 1993 में ही मुंबई में कई सीरियल बम विस्फोट हुए थे। उसी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी धमाका हुआ। एक अधिकारी की माने तो कुछ महीने पहले खालिस्तीनी मूवमेंट का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई लोगों को रिकॉर्डन वॉइस कॉल कराया था। इस वॉइस कॉल में पन्नू ने कहा, मैं सिख फॉर जस्टिस का जनरल काउंसिल हूं। आप लोग इंडिया स्टॉक मार्केट से अपने पैसे निकाल लो और उन पैसों को UK और US के मार्केट में निवेश करें। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, उसे कमजोर कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पन्नू ने आगे कहा कि 12 मार्च तक भारतीय मार्केट की कमर तोड़ सकते हैं। बता दें कि जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही थी कि पिछले सप्ताह एक अज्ञात शख्स का ईमेल कई बड़े IPS अधिकारियों को भेजा गया। इस मेल में BSE में धमाके की बात कही गई, वो भी 12 मार्च के ही दिन। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। TMC की ओर से जारी सूची में बड़ा उलटफेर देखा गया। TMC ने इस बार 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है, जिनमें से 12 महिलाएं हैं। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान को भी चुनावी दंगल में उतारा गया है। पश्चिम बंगाल में इस बार सभी की नजर बशीरहाट लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि जिस संदेश खाली इलाके में बवाल जारी है वो इलाका इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां सांसद थी। TMC ने इस बार नुसरत जहां को टिकट नहीं दिया है। नुसरत की जगह हाजी नूरुल इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काटा गया है। जादवपुर से सयानी घोष को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा TMC ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को बर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में यह सीट BJP के अहलुवालिया ने जीती थी। वहीं TMC ने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके यूसुफ पठान को टिकट देकर बड़ा दाव चला है। यूसुफ पठान बहरमपुर लोकसभा सीट से अधीर रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह सच साबित हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी TMC अकेले चुनाव लड़ेगी। आज एक जनसभा के दौरान पार्टी ने 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मौका दिया गया है। वहीं TMC के टिकट बंटवारे के बाद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। अधीर रंजन ने
कहा कि ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने आज साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ममता जैसी नेत्री पर भरोसा न करे तो बेहतर होगा। ममता बनर्जी की जुबान का कोई मतलब नहीं, कोई अहमियत नहीं हुई। ममता की सोच में कायरता और चालाकी है, उन पर भरोसा न करना ही ठीक है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता को डर है कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो मोदी से लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो ईडी सीबीआई को मोदी जी उनके द्वार भेज देंगे। अगर ऐसा हो गया तो टीएमसी पार्टी पर खतरा बढ़ सकता है। उन्हें लगता है कि पीएम को गुस्सा न आए, इसलिए गठबंधन से खुद को अलग कर लो। गठबंधन से अलग होकर संदेश भेज दिया कि मैं गठबंधन में नहीं हूं, मुझसे नाराज मत हो और मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रही हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुने जाने पर आसिफ अली जरदरी को रविवार को बधाई देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच फौलाद जैसी मित्रता इतिहास की पसंद है और विश्व में मौजूद बदलाव के मद्देनजर इन संबंधों का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी शनिवार को देश के 14वें राष्ट्रपति चुने गए और वह दूसरी बार इस पद पर पहुंचने वाले पहले असैन्य व्यक्ति हैं। इससे पहले वह 2008 में से 2013 तक इस पद पर रहे। जरदरी 68 पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के संयुक्त उम्मीदवार थे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार शी ने जरदरी को भेजे अपने संदेश में कहा, चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे साझेदार और अच्छे भाई हैं। दोनों देशों की फौलाद जैसी दोस्ती इतिहास की पसंद और दोनों के लिए एक अनमोल खजाना है। उन्होंने कहा, दोनों देशों ने हाल ही के वर्षों में करीबी उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा है, अपने मूल हितों और प्रमुख चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी के निर्माण में सार्थक परिणाम प्राप्त किए हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। पाकिस्तान में नए राष्ट्रपति का चुनाव होते ही भीषण बम धमाका हुआ। यह बम विस्फोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस बम विस्फोट में कम से कम लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी कि घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब शनिवार को नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदरी की पार्टी पीपीई के संयुक्त राष्ट्रपति उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने चुनाव में जीत दर्ज कर वह आज दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जरदरी के शपथ ग्रहण से पहले आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में घातक विस्फोट करके अपने इरादे जता दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान का सबसे शांत इलाका कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी यहां बम विस्फोट में कई लोग मारे गए थे। ताजा घटना नसीरबाग रोड के बोर्ड बाजार में घटी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्मों के लिए समानता, मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा। औरा तालुके में वनमारपल्ली चेकपोस्ट पर एक लॉरी से 1596 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटका में बिजली उत्पादन बढ़ाकर 60 किलो मेगावाट होगा। डीए मामला, कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच शुरू की। आजमगढ़ को पीएम मोदी की सौगात, एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। भोजपुरी में क्या बोले पीएम मोदी। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कांग्रेस ने जताई चिंता, लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।